नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आपका इन्वेस्टमेंट्स एंड यू में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप की एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है रैलिस इंडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रैलिस इंडिया के बिजनेस मॉडल, उनके फाइनेंशियल्स, उनकी वैल्यूएशंस के बारे में जानेंगे कि मैं इस कंपनी में अभी पैसे डालूंगा या नहीं डालूंगा, और साथ ही साथ हम रैलिस की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये कंपनी कब शुरू हुई थी, इसका नाम रैलिस कैसे पड़ा, और साथ ही साथ ये टाटा ग्रुप की कंपनी कैसे बनी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इन्हीं चीजों पर बेस रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, हम सबसे पहले रैलिस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये कंपनी कब शुरू हुई थी और इसका नाम रैलिस कैसे पड़ा। तो दोस्तों, इनकी हिस्ट्री काफी पुरानी है, करीब 200 साल पुरानी कंपनी है जो कि अब टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये 1815 में शुरू हुई थी और इसको रैलिस ब्रदर्स ने शुरू किया था। ये ब्रिटेन के अंदर शुरू हुई थी। रैलिस ब्रदर ब्रिटेन की एक काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे जो कि जूट की ट्रेडिंग करा करते थे और काफी ज्यादा पैसा ही बनाया करते थे, और उनका बिजनेस काफी बड़ा था और वो पूरे ब्रिटेन में फैला हुआ था और साथ ही साथ काफी अच्छी तरह ग्रो भी कर रहा था। पर 1840 में ब्रिटेन के अंदर एक क्राइसिस आया था जिसकी वजह से उनका बिजनेस अच्छी तरह ग्रो नहीं कर पा रहा था और वो चाहते थे कि कोई दूसरी जगह पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करे अगर उन्हें फ्यूचर में अपने बिजनेस के लिए ग्रो चाहिए। तो उन्होंने चाइना और इंडिया की ओर रुख किया कि वो वहां पे जाके अपने बिजनेस को अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो रैलिस ने 1851 में इंडिया में अपने बिजनेस को शुरू किया था और इनका बिजनेस यहाँ पे भी काफी अच्छी तरह ग्रो हुआ था। और 1861 में इन्होंने कलकत्ता में अपनी एक फर्म भी खोली थी जिसका नाम इन्होंने रैलिस ब्रदर रखा था, और उसके बाद से भी इनका बिजनेस काफी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था। इनकी ये ग्रोथ 19th सेंचुरी के एंड तक लगातार चलती रही थी। इन्होंने काफी अच्छे पैसे भी कमाए थे। पर 1929, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था, तो उस सिचुएशन ने इनके बिजनेस को भी इम्पैक्ट करा था और इनको भी अपने बिजनेस को क्लोज करना पड़ गया था। और साथ ही साथ जो इनके एजेंट थे अर्जेंटी एंड कंपनी, उन्होंने इनके बिजनेस को एक्वायर कर लिया था। पर उनके एक्वायर करने के बाद भी ये बिजनेस अच्छी तरह नहीं कर पा रहा था और साथ ही साथ इस बिजनेस में पैसे नहीं बन पा रहे थे। इसीलिए 1948 में इस बिजनेस में कुछ चेंजेस किए गए थे जिसके बाद ये बिजनेस दोबारा से रिबॉर्न हुआ था और साथ ही साथ इसको स्टॉक मार्केट में 1951 में लिस्ट भी करवाया गया था। और लिस्टिंग करवाने के साथ साथ इसके बिजनेस में भी थोड़े चेंजेस किए गए थे। पहले इसका बिजनेस खाली जूट का था, पर बाद में इसके अंदर फर्टिलाइजर्स और पेन बनाने के लिए भी इसके बिजनेस को चेंज कर दिया गया था। उसके बाद भी इनके बिजनेस ने कुछ लॉसेस दिखाए थे, पर इनकी मैनेजमेंट ने उसके अंदर थोड़े से स्ट्रक्चरल चेंजेस करे थे। उसके बाद इस कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई और 1958 से लेकर 1961 के पीरियड में इन्होंने काफी अच्छे पैसे कमाए। पर 1962 में इसके अंदर टाटाज ने अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया था और वो इसके मेन शेयर होल्डर बन चुके थे। उनके पास इनके बोर्ड्स में बैठने के राइट आ चुके थे और वो इनके बोर्ड्स को भी कंट्रोल कर सकते थे। और जैसे ही टाटा के पास कंट्रोल आया था तो उन्होंने इनके फर्टिलाइजर के बिजनेस को इनके सारे बिजनेस से अलग कर दिया था और साथ ही साथ वो चाहते थे कि वो फार्मा के बिजनेस के अंदर भी घुस। उन्होंने सिरेल नाम की एक कंपनी के साथ टाई अप किया था जो कि बाहर की कंपनी थी, और साथ ही साथ इस कंपनी को सिरेल इंडिया करके इंडिया में इनकॉर्पोरेट करवाया गया था। इसको 1967 में इनकॉर्पोरेट करवाया था ताकि वो फार्मा के बिजनेस में भी एंटर कर सके। पर 1980 में इन्होंने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए अपने फार्मास की फैक्ट्री को बहुत बढ़ाया और साथ ही साथ फर्टिलाइजर के बिजनेस के लिए भी काफी फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ इन्होंने इंजीनियरिंग के बिजनेस में भी पैसे डालना शुरू किया था जो कि ये चाहते थे कि इनका बिजनेस फ्यूचर में अच्छी तरह ग्रो कर सके। पर रैलिस के सामने एक और क्राइसिस आने वाला था, इसके बारे में उनकी मैनेजमेंट को नहीं पता था। 1990 से 1994 के पीरियड के बीच में इनको अपने सारे बिजनेसेस को क्लोज करना पड़ गया। सिर्फ इनके पास इनका जो फर्टिलाइजर का बिजनेस है वही इनके पास रह गया था। बाकी सारे इनके जो फार्मा की फैक्ट्री थी, इंजीनियरिंग के बिजनेस थे, वो सारे बिजनेसेस को इनको क्लोज करना पड़ गया था। और साथ ही साथ अब इनकी मैनेजमेंट ने खाली इनके बिजनेस में फर्टिलाइजर के बिजनेस पर ही फोकस करना शुरू कर दिया था और साथ ही साथ उन्होंने इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए सीड्स को बनाना भी शुरू किया था। साथ ही साथ प्लांट न्यूट्रिएंट्स आदि बहुत सारी चीजों को बनाना शुरू किया था ताकि ये खाली फर्टिलाइजर्स या क्रॉप सेक्टर के अंदर ही रह सके, ये किसी फार्मा या इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर ना जा सके। दोस्तों, इस तरीके से रैलिस ने 21st सेंचुरी के अंदर एंट्री ली। 21st सेंचुरी की एंट्री इतनी अच्छी नहीं थी, काफी ज्यादा लॉसेस भी आने लगे थे और 2003 में रैलिस ने अपने सबसे बड़ा लॉस इनकर किया था जो कि 107 करोड़ का था, जिसने पूरी रैलिस की मैनेजमेंट को हिला के रख दिया था। इसके बाद रैलिस की मैनेजमेंट ने कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस किए थे जिसके बाद इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया और इन्होंने 2009 में 100 करोड़ का प्रॉफिट लिया। तो ये थी रैलिस की हिस्ट्री के बारे में कि रैलिस का नाम रैलिस कैसे पड़ा और रैलिस कहां से शुरू हुई थी और ये कैसे टाटा ग्रुप की कंपनी बनी।
दोस्तों अगर हम रैलिस के करंट सिनारियो के बारे में बात करते हैं तो इनके चेयरमैन मिस्टर भास्कर भट्ट जी हैं जो कि रैलिस को संभालते हैं। वो एक इंजीनियर हैं जिन्होंने आईआईटी मद्रास से अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी है और साथ ही साथ उन्होंने आईआईएम अहमदाबाद से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी ले रखा है मैनेजमेंट के अंदर। और ये 1983 से टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और ये टाइटन के बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर में भी रह चुके हैं और ये साथ ही साथ टाइटन के एमडी भी बन चुके हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रैलिस इंडिया के बिजनेस मॉडल के बारे में कि इनका बिजनेस मॉडल कैसा है। इनके पास 3 इनकम स्ट्रीम्स हैं, ये 3 जगहों से पैसे निकालते हैं। इनके पास पहले पैसे एग्रीकल्चर इनपुट से आते हैं जो कि इनका कोर बिजनेस है। इससे इनके पास 86% के करीब रेवेन्यू आते हैं। इनकी जो दूसरी इनकम स्ट्रीम है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की, इससे भी इनके पास करीब 12% के आसपास रेवेन्यू आते हैं। और जो इनकी लास्ट स्ट्रीम है वो मिसलिनियस के अंदर आती है, इसके अंदर इनके पास 2% के करीब रेवेन्यू आते हैं। मैं मिसलिनियस स्ट्रीम के बारे में आपको आगे बताऊंगा। एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंदर इनके पास 4 प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि ये फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर इनके पास सीड्स आते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन के प्रोडक्ट आते हैं, प्लांट न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट आते हैं और साथ ही साथ सोइल कंडीशनर आते हैं। इसके अंदर ये बीटी कॉटन के सीड्स, मेज, बाजरा, गेहूं आदि काफी प्रकार के सीड्स को प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ इनके क्रॉप प्रोटेक्शन के अंदर इनके पास हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वीडिसाइड्स आदि काफी प्रकार के केमिकल्स आते हैं। और साथ ही साथ इनके प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बिजनेस में इनके पास प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए काफी सारे केमिकल्स हैं। और जो इनके सोयल कंडीशनर्स का बिजनेस है, इसके अंदर सोइल की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक बार एक लैंड के ऊपर अगर क्रॉप को बना लिया जाता है, क्रॉप उग जाती है तो उसके बाद उसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए इनके पास एक गो ग्रीन करके प्रोडक्ट है जो कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है और फार्मर्स के लिए काफी मदद भी करता है। और दोस्तों जो इनकी दूसरी इनकम स्ट्रीम थी वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से आती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये इंटरनेशनल कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि ये अपने केमिकल्स उनको सेल कर सकें और उससे इनके पास पैसा आता है। ये जनरली बहुत हाई क्वालिटी सीड्स काफी लो प्राइस में सेल करते हैं जिससे कि इनके पास काफी अच्छी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और इनकी मिसलिनियस इनकम के अंदर इनके पास इंटरेस्ट की इनकम आती है। इन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं जिससे इनके पास इंटरेस्ट से इनकम आती है जो इनकी मिसलिनियस इनकम के अंदर आती है। तो दोस्तों ये था इनका बिजनेस मॉडल, कौन कौन सी जगहों से पैसे कमाते हैं। अब मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताता हूँ कि इनके पास कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं और वो कहाँ कहाँ पे शिफ्ट है। इनके पास 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज तो इनकी गुजरात के अंदर शिफ्ट है और साथ ही साथ 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इनकी महाराष्ट्र के अंदर। और साथ ही साथ रैलिस अपनी R&D में भी काफी खर्च करता है। इनके पास 2 R&D सेंटर हैं जो कि बेंगलुरु के अंदर शिफ्ट है और वहीं पर ये रिसर्च भी करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको इनकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में बताता हूँ तो इनके पास करीब 40,000 रिटेलर हैं इंडिया के अंदर जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं इनके। और साथ ही साथ इनके पास 3,700 डीलर्स हैं जो कि इनके डीलरी का काम करते हैं। और साथ ही साथ रैलिस काफी ज्यादा पैसे अपने एक्सपोर्ट्स के बिजनेस से भी कमाती है। ये करीब 50 कंट्री के अंदर अपने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं। ये अफ्रीका के अंदर, अमेरिका के अंदर, एशिया के अंदर, मिडिल ईस्ट आदि काफी जगहों पर एक्सपोर्ट करते हैं जहां से इन्हें काफी अच्छे पैसे भी आते हैं और साथ ही साथ काफी अच्छे मार्जिन भी आते हैं। तो दोस्तों ये था रैलिस का कंप्लीट बिजनेस ओवरव्यू। अब हम बात कर लेते हैं इनकी इंडस्ट्री सिनारियो के बारे में कि फ्यूचर में जो इनकी सीड इंडस्ट्री है या फिर इनकी प्लांट न्यूट्रिएंट ग्रोथ इंडस्ट्री है वो किस तरीके से ग्रो हो सकती है। तो दोस्तों अगर मैं इनकी सीड इंडस्ट्री के बारे में बताता हूं तो वो करीब इंडिया में $2.5 बिलियन की है। इसके अंदर $1.5 बिलियन के तो हाइब्रिड सीड्स आते हैं और $1 बिलियन के ओपन पॉलिनेटेड सीड्स आते हैं। ये दोनों ही प्रकार के सीड्स रैलिस बेचती है और अनुमान है कि ये सीड इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो हो सकती है फ्यूचर के अंदर। और साथ ही ये भी अनुमान है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2050 तक 10 बिलियन हो जाएगी। इसीलिए इनका अनुमान है कि सीड्स का जो इनका बिजनेस है काफी तेजी से ग्रो हो सकता है। इनके मैनेजमेंट का भी यही कहना है कि इनका सीड्स का बिजनेस काफी अच्छी तरह ग्रो हो सकता है। और अगर हम दूसरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो वो है इनकी क्रॉप प्रोटेक्शन की इंडस्ट्री। क्रॉप प्रोटेक्शन की इंडस्ट्री के अंदर फर्टिलाइजर्स आते हैं और इंडिया दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा देश है जो फर्टिलाइजर्स को यूज करता है। इसीलिए ये रैलिस के लिए सबसे अच्छी बात है। और ये अनुमान है कि फ्यूचर में क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री 5.3% की कैगर से ग्रो हो सकती है और इंडिया में ये करीब 13% की कैगर से ग्रो हो सकती है। और अगर मैं इनके प्लांट न्यूट्रिएंट ग्रोथ इंडस्ट्री के बारे में बात करता हूँ उसमें भी 4th नंबर पे सबसे ज्यादा केमिकल्स को यूज करता है और इस इंडस्ट्री की कैगर करीब 3.8% की है ग्लोबली अगर हम इसके ग्रो करने की बात करते हैं। पर अगर हम इंडिया में इसकी बात करते हैं तो ये करीब 8% की कैगर से ग्रो हो सकती है। तो दोस्तों ये था इनका इंडस्ट्री सिनारियो कि इंडस्ट्री किस किस तरीके से ग्रो करेगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रैलिस की शेयर होल्डिंग के बारे में कि इनकी शेयर होल्डिंग किस किस तरीके से डिवाइड है। दोस्तों इनकी सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग इनके प्रमोटर के पास है जो कि करीब 50% के आसपास है। मैं एग्जैक्ट नंबर आपके लिए स्क्रीन में जरूर डाल दूंगा। और साथ ही साथ इनकी जो सेकंड शेयर होल्डिंग आती है वो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के पास आती है, वो करीब 21% के आसपास है। और जो इनकी तीसरी शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड्स के पास जाती है, उनके पास करीब 17% के करीब इनकी शेयर होल्डिंग है
और इनकी जो चौथी शेयर होल्डिंग आती है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है। उन्होंने करीब 5% शेयर्स को होल्ड कर रखा है रैलिस के। और अगर हम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात करते हैं तो उनके पास करीब 6% की शेयर होल्डिंग है। और साथ ही साथ अगर हम अदर्स के बारे में बात करें तो उनके पास करीब आधा % की शेयर होल्डिंग है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा फिगर नहीं है। तो दोस्तों ये थी रैलिस के पूरी शेयर होल्डिंग के बारे में बात, की इसकी शेयर होल्डिंग किस किस तरीके से डिवाइड है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं रैलिस के फाइनेंशियल्स के बारे में। हम इनके 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। हम इनके रेवेन्यू, इनके एक्सपेंसेस, इनके नेट प्रॉफिट और इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से हैं और कैसे कैसे ग्रो हुए हैं। दोस्तों अगर हम इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं तो मार्च 2017 में इनके सेल्स 1664 करोड़ के थे और मार्च 2018 में इनके सेल्स 1791 करोड़ के थे और मार्च 2019 में इनके सेल्स 1984 करोड़ के थे। अगर हम इनके एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2017 में इनके एक्सपेंसेस 1398 करोड़ के थे, मार्च 2018 में इनके एक्सपेंसेस 1524 करोड़ के थे और मार्च 2019 में इनके एक्सपेंसेस 1740 करोड़ के थे। और अगर मैं आपको इनके नेट प्रॉफिट्स के बारे में बताऊं तो इनके नेट प्रॉफिट 2017 में 297 करोड़ के थे, 2018 में 168 करोड़ के थे और 2019 में 155 करोड़ के आसपास थे। और अगर मैं इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन्स के बारे में आपको बताता हूँ, वो करीब 17.8% के थे 2017 में, 9.3% के थे 2018 में और 7.8% के आसपास थे 2019 के अंदर। मैं आपको इनके अर्निंग पर शेयर के बारे में बताता हूँ तो मार्च 2017 में इनकी अर्निंग पर शेयर करीब 15 रुपए के आसपास थी, मार्च 2018 में करीब 8.5 रुपए के आसपास थी और मार्च 2019 में ये करीब 8 रुपए के आसपास की थी। और दोस्तों साथ ही साथ अगर हम इनकी एसेट्स के बारे में बात करते हैं तो रैलिस के पास टोटल एसेट 2215 करोड़ की है, जो कि एक काफी अच्छा नंबर है। और अगर मैं इनकी टोटल लायबिलिटीज के बारे में बात करता हूं तो वो करीब 950 करोड़ की है। इन लायबिलिटीज के अंदर मोस्टली ट्रेड पेबल्स हैं, इनके पास बिल्कुल भी कर्जा नहीं है। इनके अगर हम बोरोइंग्स के बारे में बात करें जो कि इनका कर्जा होता है वो करीब 73 करोड़ का है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। और ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। डेट फ्री कंपनी का मतलब होता है कि जिसके पास कर्जा बहुत कम होता है, और रैलिस के पास काफी कम कर्जा है और जो भी इनका कर्जा है वो सिर्फ क्रेडिटर्स को इन्हें पैसे देने हैं, वो कोई बोरोइंग नहीं है जिसमें इन्हें प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट भी अमाउंट देना पड़ता है। तो दोस्तों ये थी इनकी एसेट्स, लायबिलिटीज, इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात की, कैसे कैसे हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनकी वैल्यूएशंस के बारे में कि क्या मैं इस कंपनी के अंदर भी पैसे डालूंगा या नहीं डालूंगा। इसको हम फ्री कैश फ्लो से शुरू करते हैं। दोस्तों फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि अगर ये कंपनी हमारी होती तो हमारे पास साल के एंड में कितने पैसे आते हैं। अगर मैं इनके फ्री कैश फ्लोज के बारे में आपको बताता हूं तो वो करीब 33 करोड़ के थे लास्ट साल में। अगर मैं इसको इनकी वैल्यूएशन से कंपेयर करता हूं तो इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा खास सस्ती नहीं होती। और अगर मैं इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करता हूं, इसका मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर जितनी कैपिटल लगी हुई है उस पर किस तरीके के रिटर्न आ रहे हैं, तो वो करीब 18% की थे और वो रेगुलरली डिक्लाइन होती चली जा रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं इस कंपनी के अंदर अभी पैसे डालूंगा या नहीं डालूंगा। दोस्तों मैं इस कंपनी के अंदर अभी पैसे नहीं डालूंगा। मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ इसके पीछे क्या क्या रीजन है। सबसे पहले तो जो इसके बिजनेस को मेन फैक्टर अफेक्ट करता है वो है वेदर कंडीशंस। जैसे कि आप सबको पता है कि फार्मिंग के अंदर वेदर का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे कि रेन ज्यादा होती है, अगर बारिश ज्यादा होती है तो इनके बिजनेस के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इनके सीड्स की डिमांड, इनके फर्टिलाइजर्स की डिमांड बढ़ जाती है। पर अगर बारिश कम होती है तो इनकी डिमांड घट जाती है। यही कारण होता है कि इनका जो बिजनेस है काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है। और साथ ही साथ जो दूसरा रीजन ये है कि इनकी जो सेल ग्रोथ है वो करीब 3.5% की है 5 साल के अंदर। 3.5% की सेल्स ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए भी मुझे ये बिजनेस कुछ पसंद नहीं है। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो रेगुलरली घटती चली जा रही है। ये करीब 3 साल पहले 28% की थी और एक घट घट के 18% के आसपास आ गई है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको फाइनेंशियल्स के अंदर इनकी अर्निंग पर शेयर के बारे में बताया, वो भी लगातार घट रही है। वो करीब 15 रुपए की थी 2 साल पहले, पर अब वो आके खाली 7 या 8 रुपए की रह गई है। इसीलिए ये बिजनेस घटता ही चला जा रहा है। यही मेन रीजन है कि मैं इस कंपनी के अंदर अभी पैसे नहीं डालना चाहता। दोस्तों ये था रैलिस के बारे में। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के शुरू होते ही आपसे बोला था कि मैं इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक सरप्राइज लेके आया हूं। दोस्तों मैंने एक क्वेश्चन एंड आंसर सर्विस शुरू करी है। आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, मैं जरूर उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं इसी तरह की और भी एनालिसिस वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करते वक्त बेल बटन को पुश करना मत भूलना, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।